भरोसा करेंगे? उनके झूठे घोषणा पत्र पे भरोसा करेंगे? नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों के सामने तो सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल जो पूरी व्यवस्था के ऊपर खड़ा होता है वो ये कि क्या राजनीतिक दलों को चुनावी वादों के लिए कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए? क्या देश में वो वक्त आ चुका है जब ऐसे कानून बने कि अगर कोई राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं करता तो उसके लिए उसे कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए? जी हां, यही हम जानना चाहते हैं। भारत का फैसला इस बारे में क्या है? कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। अलका लांबा, प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलका, बहुत बहुत स्वागत आपका। जयवीर शेरगिल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। जयवीर, आपका भी स्वागत है। अमन सिन्हा, प्रवक्ता भाजपा बीजेपी, हमारे साथ हैं। अमन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ हैं। मृत्युंजय, आपका स्वागत। और साथ ही उपेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, जेडीयू वाइस प्रेसिडेंट बिहार स्टेट के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस से, क्योंकि सरकार ज्यादा रही और चूंकि नरेंद्र मोदी ने ये बात उठाई है। जयवीर, क्या मानना है आपका? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तमाम बातें। मेरा नाम गलत बोल रहा है, रहमान जी, बताएं। अगर आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। डेफिनेटली होनी चाहिए, पर उसमें 2-3 पॉइंट है। अगर आप, मैं वकील होने के नाते ये बात यहां से शुरू करना चाहूंगा। अगर आप हमारा कानून देखें जो इंडिया में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब भी कोई सरकार सत्ता में या शासन में आती है उसका अपने सिटीजन्स के साथ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इंडियन हमारा कानून कहता है कि आप किसी को झूठ बोल के, फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके आपने किसी के साथ उनको बहकाया है तो आपको सजा है। पर अगर आपके जेन्युइन एफर्ट से, आपकी नीयत साफ है, आपने कोशिशें भी की, फिर भी वो काम नहीं हो पाया किसी भी कारण, तो उसकी कोई सजा नहीं है। एक तो बिल्कुल मैं मानता हूं, अगर आप वोटर्स को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सुहाने सपने दिखा रहे हैं जिनको कभी ना पूरा करने की आपकी नीयत नहीं है, उनको झुटला फिसला के वोटें ले रहे हैं, उसकी डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पर अगर आपकी नीयत साफ है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। इतने पार्लियामेंट में बिल्स जो कांग्रेस अच्छी नीयत से लाना चाहती थी, वो बीजेपी ने जो एक पार्लियामेंट्री पैरालिसिस का कॉन्सेप्ट ले आए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है डिसरप्शंस का, वॉकआउट्स का, इन्होंने काम नहीं होने दिया। वो चीजें कांग्रेस, बीजेपी और हर राजनीतिक दल की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने बात करी, अगर कोई बिल रह गया उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने बात करी कि हमने अगर कोशिश करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कांग्रेस, आपने बताया कि हमने कोशिश करी और अगर कुछ चीजें नहीं हुई तो हमारा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, लिहाजा कोई लीगल इसके ऊपर बात नहीं बनती है। लेकिन वो चीजों की घोषणा तो कम से कम की जा सकती है कि हमने यहां पर कोशिश की और यहां पर वादे पूरे नहीं हुए। वो जो जैसे राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि हमने 90% वादे पूरे किए, तो अगर वो 10% वादे उनके हिसाब से पूरे नहीं हुए हैं तो वो कम से कम उसका जिक्र हो सकता है घोषणा पत्र में। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। 2009 का अगर आप हमारा घोषणा पत्र देखिए, हमने उसमें एक वादा किया था जीएसटी लाने का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जी। इस बार हमने हर मंच पे चर्चा की है कि भारतीय जनता पार्टी और पॉलिटिकल ऑपोजिशन की वजह से जीएसटी आ ही नहीं पाया। डीटीसी की भी बात की थी आपने, एक ऐसा टैक्स है जिससे प्राइस राइज कम होती है। जीएसटी के साथ साथ डीटीसी की बात भी की थी आपने कि उसमें भी सुधार होगा। जी, हमने मैं आपको एमएसपी की भी बात की थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स की, वो ऊपर गई। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की थी, हमने 30,000 करोड़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी की में डालने की बात की थी। और कई ऐसे वादे हैं जो हमने अपने गोल से ज्यादा पूरे किए हैं। कुछ जो कमियां रह गई हैं हम उसको भी पूरा करने की सरफरोशी रखते हैं, पर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपोजिशन और बाकी दलों की भी है। अब मैं आपको लोकपाल बिल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक अच्छी नीयत से था, आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, हम अपना जन लोकपाल बिल लाएंगे, हम केंद्र का नहीं मानते, हम कानून को नहीं मानेंगे। जयवीर और थोड़े एक असेंबली उसके लिए सभी से ले लेता हूं रिएक्शन, उसके बाद फिर कि आम आदमी पार्टी का लोकपाल को लेकर क्या कुछ रिएक्शन रहा। अलका है, अलका लंबे समय तक कांग्रेस में भी रही हैं और वो नाराज होकर छोड़कर गई थी। लेकिन पहले भाजपा, अमन सिन्हा साहब, क्या आपको लगता है कि अब होना चाहिए? और भाजपा भी तो लेकर भी नहीं आ पाई है इस बार, क्या उनका कुछ होगा, क्या उनका विजन है, क्या कुछ वादे करेंगे वो? नहीं, जो भाजपा का मैनिफेस्टो है वो
जल्दी ही आप सबके सामने आएगा। उस पर कार्रवाई चल रही है, वो करीब करीब अपने फाइनल शेप में है। दूसरा, जो हमारे मित्र पार्लियामेंट्री पैरालिसिस की बात कर रहे थे, ये बड़ा ही सरप्राइजिंग, बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि जो सत्तारूढ़ी दल है उसी के मंत्री, उसी के सांसद जो है पार्लियामेंट के वेल में जाके पार्लियामेंट्री पैरालिसिस क्रिएट करते थे। तो जितने इन्होंने आर्गुमेंट्स दिए सब इनके खिलाफ जा रहे हैं। जितने बिल फंसे रहे सब इन्हीं की वजह से फंसे रहे। सबको ये चाह रहे थे कि आखिरी दिन लाके हम इसको पुश कर दें अनडेमोक्रेटिक तरीके से। ऐसे कहीं पे होता है क्या? क्या हुआ तेलंगाना के मुद्दे पे? कितने दिन संसद रुकी रही? उसका जिम्मेवार कौन है? इनके अपने सांसद जो है वो पार्लियामेंट के वेल में आके प्रोटेस्ट करते थे। कोई पेपर स्प्रे फेंक रहा है, कोई वहां पे कोई आर्सन कर रहा है, कोई वहां पे कियोस क्रिएट कर रहा है। कौन लोग थे? सब कांग्रेस के लोग थे। और जहां तक अमन, वो बात दरअसल कहीं ना कहीं उसकी हो जाएगी कि पार्लियामेंट में किसको काम नहीं करने दिया गया, लेकिन बात है कि घोषणा पत्र में लिखी बातों को कितना सही होना चाहिए। आप 1 मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दे पहले जी। जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है बस मैं 1 मिनट लूंगा, कंप्लीट कर लेने दे, फिर आप दूसरा सवाल पूछ लीजिएगा। अच्छा, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन की और जो एंटी करप्शन लेजिस्लेशन की बात कर रहे थे, उत्तराखंड में भाजपा जो बेस्ट एंटी करप्शन और गुड गवर्नेंस के लेजिस्लेशन लाई थी उत्तराखंड लोकायुक्त एक्ट द्वारा, उसको इसी कांग्रेस पार्टी ने रिपील कर दिया। और उसके बाद उन्हीं जो है कानूनों को ये कह रही कि यहाँ ऑर्डिनेंस के जरिए लाएंगे हम। तो ये जो दोगलापन है, जो हिपोक्रेसी है, ये जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ना 3 में है ना 13 में है। बुरी तरह से इस चुनाव में उसको जनता खदेड़ रही है। उसको जो है उसको मुझे लगता है कि डबल डिजिट्स में अगर वो कांग्रेस पार्टी आ जाए तो उसके लिए गनीमत होगी। ठीक है, भाजपा का कहना यह है, लेकिन साथ ही जेडीयू, आरजेडी और बाकी आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या है, अलका से भी बातचीत करेंगे कि उनकी सोच इस बारे में क्या है, क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जो वादे पूरे नहीं किए जाएं क्या उस पर ईमानदारी होनी चाहिए, और नहीं तो फिर क्या नामांकन निरस्त हो या फिर किस तरह की कार्रवाई। छोटे से ब्रेक के बाद। पहली बार मैनिफेस्टो में गहराई से आपकी आवाज डाली। उस घोषणा पत्र में से कितने बिंदुओं को लागू किया? भारत का फैसला। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और हम ब्रेक में जाने से पहले जो चर्चा कर रहे थे कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं से कि आखिरकार क्या कुछ होना चाहिए। अलका लांबा हमारे साथ हैं। अलका, आपकी नजर में क्या एक अकाउंटेबिलिटी वाली बात तो हमने करी है, लेकिन क्या इसकी एक लीगल अकाउंटेबिलिटी, एक जुडिशियल कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए? जो तमाम चीजें की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन फुलफिल अगर नहीं हुए, क्या है सोच आपकी? देखिए, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि बिल्कुल एक जवाबदेही जो है कानूनी तौर पर भी तय की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो घोषणा पत्र हमेशा हर राजनीतिक दल, खासतौर से मैं कहूंगी भाजपा और कांग्रेस, 2 राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा ये भविष्य में होने वाले घोटालों के जो घोषणा पत्र से अधिक कुछ नहीं है। तो चाहे वो भाजपा के टाइम पर ताबूत घोटाला हो, चाहे कांग्रेस के टाइम पे 2G और 3G घोटाले हों। और जहां तक सांसदों की बात है, इनकी अटेंडेंस देखी जाए, इनके रिकॉर्ड्स चेक किए जाएं, उसके आधार पर जब ये चुनाव में एफिडेविट डालते हैं उसके आधार पर इनके नामांकन रद्द और स्वीकार किए जाने चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल जवाबदेही नहीं है, इसीलिए हर कोई एक छलावा करता है, घोषणा पत्र लाता है और बहुत लुभावने वायदे करता है, खासतौर से महिला आरक्षण पे मैं कहूंगी। सालों से हम देख रहे हैं कि आधी आबादी के साथ एक धोखा होता चला जा रहा है आरक्षण के नाम पर। दोनों पार्टियां बहुत चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि महिला आरक्षण कानून पास होना चाहिए, लेकिन इनकी नीयत दिखती है दोनों पार्टियों की जो केंद्र में थी, चाहे यूपीए थी, चाहे एनडीए का शासनकाल था, चाहे अभी था, किसी ने कभी उसको गंभीरता से लिया ही नहीं। लेकिन आज फिर देखिएगा, इनका घोषणा पत्र जब आएगा फिर वही महिलाओं को छलावा आधी आबादी के साथ कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव आपके सामने है, विधानसभा के दिल्ली का उदाहरण है कि जब टिकट देने की बारी आई तो वही दोनों पार्टियों ने जो है एक ने 4 और एक ने 5 महिलाएं जो है 70 में से दिल्ली विधानसभा में उतारी। तो ये साफ दिखता है कि सिर्फ एक छलावा, एक जो है उससे ज्यादा इनके घोषणा पत्र कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए मैं कहूंगी भविष्य के एक घोटालों का घोषणा पत्र दोबारा हमारे सामने आने वाला है। अमन सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इसकी मान्यता मिलनी चाहिए। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हो तो सख्त सजाएं, और इनके जो है पार्टियों के इवन के मुझे तो लगता है कि इनकी मान्यता भी रद्द होनी चाहिए। इस तरह के झूठे वायदे करते और सत्ता में आने के बाद पूरे अगर नहीं करते, एक लीगल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अमन सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं? अमन सिन्हा जी, आता हूं आपके पास, एक जेडीयू और आरजेडी से भी रिएक्शन लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास। लीगल पोजीशन क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपसे।
थोड़ा सा है। डॉक्टर रामानुज हमारे साथ पटना से मौजूद हैं, उनसे रिएक्शन आरजेडी की तरफ से। डॉक्टर रामानुज, आपके हिसाब से क्या अकाउंटेबिलिटी, और वो भी लीगल अकाउंटेबिलिटी, तय होनी चाहिए? देखिए, लीगल अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए बातें हो रही हैं, लेकिन हम जितने रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वो सारे रिफॉर्म्स इन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन और सिस्टम करते हैं। हमको ये बातें करनी होंगी कि सिस्टम में भी रेक्टिफिकेशन और रिफॉर्म्स हो, साथ साथ वोटर्स के जो वोटिंग बिहेवियर से उसमें भी रिफॉर्म्स की बात चलाई जाए, वोटर्स अवेयरनेस स्कीम ड्राइव हो कि वोटर्स पहले समझे तो कि व्हाट इज मैनिफेस्टो। आप देखेंगे यहां जो वोटिंग बिहेवियर है वो मैनिफेस्टो बेस्ड है ही नहीं, वो तो कास्ट बेस्ड है, क्रीड बेस्ड है, वो रिलीजन बेस्ड है। आप देख लें, जो छोटी छोटी बातें हैं, लुभावनी बातें हैं जाति और धर्म की, वो उस पर मतदान होता है। अगर मतदाता इस बात को समझे, पढ़े मैनिफेस्टो को, उनको सामने मैनिफेस्टो रखे जाएं और एफिडेविट या किसी भी तरह के घोषणा जो हम करते हैं उसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो हमें ये भी तय करने होंगे कि हमें हमारे इलेक्शन कमीशन को सिस्टम रिफॉर्म के साथ साथ हमें सोसाइटी रिफॉर्म पर भी कंसंट्रेट करना होगा, अन्यथा सारी बातें जो हो रही वो ढाक के तीन वो पात वाली जो कहावत है वो होता जा रहा है। आप देख लें अभी तक जितने रिफॉर्म हुए सिस्टम में हुए, आज भी अगर फोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो तो लोग बूथ लूटेंगे, आज भी अगर शासन सत्ता का धाक नहीं हो तो लोग वोट खरीदेंगे। आज भी 70 लाख इलेक्शन कमीशन करता है, ये करता है। आपका कहना है सारे अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ अमन जी कुछ कहना चाहते हैं? अमन सिन्हा, ठीक है, अमन सिन्हा कुछ कहना। जी अमन जी, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी सबको ये तो पता होना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन मैनिफेस्टो को कवर किया है, तो पहले डिबेट का जो उसकी जो एग्जैक्ट लीगल पोजीशन है वो समझ ली जाए, फिर लोग यहां लंबे चौड़े भाषण दें। यहां पे अब इलेक्शन कमीशन ने जो नया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया है उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टोज को भी कवर किया है, और वो इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एम्बिट के तहत आते हैं, तो इसलिए उसकी एक लीगल गारंटी या उसका एक सुपरविजन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास रेस्ट करता है। तो ये हो या ना हो ये प्रश्न नहीं है, अब ये आ चुका है, ये इनकॉर्पोरेट हो चुका है। और जो छलावा की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा छला है, जैसे वो हमारी बहन बोल रही थी आम आदमी पार्टी की, इन्होंने कहा कि 20 पॉइंट्स पे सरकार बनाएंगे, 1 पॉइंट पे भी नहीं कंप्लीट किया, और इसीलिए दिल्ली में क्या स्थिति है इन लोगों की आप अभी देखिएगा चुनाव में। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, पर पहले मैं इतना बस बताना चाह रहा था कि इसकी लीगल गारंटी जो है या ये एक स्टैट्यूट में कोडिफाई हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी सारे इलेक्शन मैनिफेस्टोज कवर होते हैं सारे को। लेकिन अमन सिन्हा साहब, ये कि अगर चुनाव आयोग उसको लेता है और अगर पूरे नहीं किए तो क्या कदम उठाएंगे? मतलब क्या उसकी मान्यता रद्द होगी? किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? देखिए चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंपोज किए हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो को बनाने को लेके, और उसमें क्या वादे किए जाते हैं इसको लेके, और सभी पार्टी ने उन जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनसे एग्री भी किया है, पर इसका फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास लाई करेगा। तो अभी देखते हैं, पहली बार ये एक्सपेरिमेंट आया है कि इलेक्शन कमीशन इसका कैसे इंटरप्रिटेशन करती है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें राजनीतिक दलों को क्या करना है। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उस पर आपका रिएक्शन होगा, लेकिन अलका लांबा कुछ कहना चाहती हैं। जी अलका। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो वास्तविकता है कि 15 साल से ये लोग चलते आ रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में 15 साल पहले चीज थी आज भी वही प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन मैनिफेस्टो को लाया है, चर्चा हो रही है, इसीलिए लाया। जो बात आज नरेंद्र मोदी जी ने रेज की उसी चीज को ध्यान में रखते हुए लाया गया है कि पार्टियां जो है इस तरीके का जो छलावा करती हैं उसको रोका जा सके। ठीक है। अलका कुछ कहना चाह रही है? अलका। नहीं, मैं वही कह रही हूं, मुझे खुशी हो रही है कि आज मैनिफेस्टो को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक दल हो और चाहे वो चुनाव आयोग हो, क्योंकि वही आम आदमी की एक कोशिश थी
कि राजनीति हम बदलने आए हैं, सोच और नजरिया तरीके बदलने आए हैं। मैनिफेस्टो को जो सिर्फ एक लोक लुभावनी पत्रिका के तौर पर पेश करते थे, जिसकी कोई सच्चाई नहीं होती थी, वो आम आदमी ने रास्ता दिखाया है। दिल्ली विधानसभा में पहली बार हुआ कि 70 विधानसभाओं के 70 जो है वो घोषणा पत्र बने, और वो भाजपा और कांग्रेस की तरह एसी के कमरों में बैठ के नहीं, आम आदमी ने, एक एक कार्यकर्ता ने आम आदमी के बीच में जाकर उनकी राय लेकर उस घोषणा पत्र को बनाया, और उसी का नतीजा है कि हम 0 से 28 सीट लेकर पहली बार में दिल्ली पर हमारी बहन थोड़ा ये भी बताने का कोशिश करें, यही तरीका पूरे कितने हुए एक भी वादा कहीं पे आपने पूरा किया? हमें खुशी होती है, क्योंकि ये तो कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने कि राजनीति करना तो हम ही सिखाएंगे। ठीक है, उपेंद्र चौहान जी हैं जेडीयू की तरफ से, उनसे भी बातचीत की, उनकी इस बारे में राय क्या है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर रावत भी हैं और जयवीर शेरगिल से भी कि सबसे ज्यादा सवाल हालांकि कांग्रेस की तरफ उठाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस ने वादे किए थे, बहुत से उसमें पूरे नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। पहली बार मैनिफेस्टो में गहराई से आपकी आवाज डाली। उस घोषणा पत्र में से कितने बिंदुओं को लागू किया? ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। क्या चुनावी वादों की एक कानूनी तौर पर मान्यता कहीं ना कहीं फिक्स होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ें, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले देखते हैं अब तक की हेडलाइंस क्या है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, श्रीनिवासन की जगह सुनील गावस्कर को बीसीसीआई का प्रमुख बनाने और चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स टीमों को आईपीएल से सस्पेंड करने का दिया सुझाव। गावस्कर ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सम्मान की बात, जिम्मेदारी उठाने को तैयार, लेकिन आखिरी फैसला बीसीसीआई को है करना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को दी खुली बहस की चुनौती। मोदी ने आज नीतीश कुमार को बताया था बिहार का ग्रहण।